नमस्कार दोस्तों। ईयर 1958 में अगर मैं आपको एक 100 रुपए का नोट देता और आप उस नोट को अपने बेड के नीचे छुपा कर रखते 60 सालों तक और आज उस नोट को आप बाहर निकाल कर कहीं इस्तेमाल करते तो उस नोट की जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 रुपये 20 पैसे रह जाएगी 1958 के कंपैरिजन में। अगर समझ नहीं आया तो दूसरे एंगल से इसे समझाता हूं। आज के दिन अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं जिसका प्राइस है 100 रुपए, 1958 में उस चीज का प्राइस होता 1 रुपये 20 पैसे, यानी आज के दिन के 100 रुपए 1958 के 1 रुपये 20 पैसे के बराबर है। यह है दोस्तों इन्फ्लेशन का कमाल। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जिससे साल भर साल सारी चीजें महंगी होती रहती हैं हम सब लोगों के लिए। क्यों होता है इन्फ्लेशन, क्या रीजंस हैं इसके पीछे, क्या ये सही में एक बुरी चीज है और क्या रिलेशन है इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट से और बाकी अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर्स से। इन सारी चीजों की बात करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में, जहां मैं आपको इस भयानक इन्फ्लेशन के बारे में समझाऊंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये इन्फ्लेशन होती क्यों है, कौन करा रहा है इस इन्फ्लेशन को? क्या सरकार में बैठे कुछ लोग अपनी मन मर्जी चलाकर चीजों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। इस इन्फ्लेशन के होने के पीछे कई रीजंस हैं और मैं 4 मेन रीजंस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा इस वीडियो में। पहला रीजन बड़ा सिंपल है, इकोनॉमिक बूम होना, यानी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होना। जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो जनता के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे। जब जनता के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे तो उनके पास ज्यादा पैसे होंगे अलग अलग चीजों में खर्च करने के लिए, यानी हर चीज की डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में। जब डिमांड बढ़ेगी तो जो बिजनेसेस और कंपनीज चीजों को बना रही हैं वो देखेंगी कि हम चीजों के प्राइस बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इतने लोग खरीदने वाले हैं तो वो चीजों के प्राइस बढ़ा देंगे और इन्फ्लेशन हो जाएगी। यहां पर इसको एक एग्जांपल के साथ अगर मैं समझाऊं तो इमेजिन करिए एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन में 100 सीटें हैं और 100 पैसेंजर्स को उस एरोप्लेन में जाना है, लेकिन उसमें 10 फर्स्ट क्लास सीटें हैं और बाकी 90 इकोनॉमी क्लास सीटें हैं। अब जो पैसेंजर्स हैं, अगर आप उन सबको ज्यादा पैसे दे दोगे, सबको इतने पैसे दे दोगे कि सबके सब फर्स्ट क्लास सीट अफोर्ड कर पाए, तो सब फर्स्ट क्लास सीट पे जाना चाहेंगे, लेकिन सीटें तो वहां पर 10 ही हैं, सारे के सारे तो फर्स्ट क्लास सीट पे जा नहीं सकते। तो होगा क्या इसके रिस्पॉन्स में? इसके रिस्पॉन्स में दोस्तों जो एयरलाइन है वो अपने फर्स्ट क्लास सीट के प्राइजेस और ऊपर बढ़ा देगी, ताकि जिन लोगों के पास और ज्यादा पैसे हैं सिर्फ वही लोग फर्स्ट क्लास इस्तेमाल कर पाए। तो बेसिकली एरोप्लेन के सीट्स के प्राइस में इन्फ्लेशन हो गई। इस टाइप की इन्फ्लेशन को कहते हैं दोस्तों डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब डिमांड बढ़ती है उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा रीजन है रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ना अलग अलग रीजंस की वजह से, जैसे कि आपके गेहूं चावल शायद महंगे हो गए एक खराब मॉनसून सीजन की वजह से, ऑयल का प्राइस बढ़ गया, या सरकार ने कोई नया टैक्स इंपोज कर दिया किसी रॉ मटेरियल पे जिससे उसका प्राइस बढ़ गया। तो जो कंपनीज प्रोडक्ट्स को बनाती है उन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, उनको ये बनाना महंगा पड़ेगा और प्रॉफिट में रहने के लिए उन कंपनीज को अपने प्राइजेस भी बढ़ाने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स के, जिससे कि इन्फ्लेशन हो गई। इस इन्फ्लेशन को कहते हैं दोस्तों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा रीजन है आप सबकी सैलरी बढ़ना। मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, जब कंपनीज और सरकारें अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज बढ़ाती हैं तो उनको प्रॉफिट में रहने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ाने पड़ते हैं, और इस चीज को कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। इसके कई और रीजंस भी हो सकते हैं। अगर पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट काफी लो लेवल पर है तो कंपनीज के लिए एम्प्लॉयज को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है, और अगर एम्प्लॉयज को रिप्लेस नहीं किया जाएगा तो एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी और ये फिर से इन्फ्लेशन ट्रिगर कर देता है। और फाइनली चौथा रीजन है दोस्तों करेंसी डिप्रीसिएशन। ये कई रीजंस की वजह से हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस है सरकार की तरफ से ज्यादा नोट्स को प्रिंट किए जाना, जिससे करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर दे। और ये बड़ा खतरनाक रीजन है दोस्तों। इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन भी ट्रिगर हो सकता है, जो कि आज के दिन वेनेजुएला में होने लग रहा है और एक टाइम पे 2008 में जिम्बाब्वे में हुआ था। हमारे देश में अगर 10% इन्फ्लेशन रेट भी पहुंचा तो लोग कहेंगे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होने लग रही है, बहुत तेजी से महंगाई बढ़ने लग रही है। लेकिन वेनेजुएला में 2016 और 2019 के बीच में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 5 करोड़% से ज्यादा बढ़ रहा था। और जिम्बाब्वे का अगर एग्जांपल लूं दोस्तों, इतनी तेजी से जिम्बाब्वेन करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर रही थी 2008 के अराउंड कि सरकार ने $1 मिलियन के नोट्स भी छापने शुरू कर दिए, $1 बिलियन के नोट्स भी छापने शुरू कर दिए, और एक $1 ट्रिलियन का भी नोट था जिम्बाब्वेन डॉलर्स में। और उस 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स की कीमत पता है क्या थी? सिर्फ $1। इस हद तक वैल्यू लूज कर सकता है पैसा एक हाइपर इन्फ्लेशन के केस में। लेकिन एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी फ्यूचर में इस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे कई पॉलिटिकल रीजंस होते हैं इकोनॉमिक को छोड़ के। अगर प्रेजेंट डे की बात करें, आज के दिन दोस्तों दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट
नीचे जाने लग रहा है। जरा सोचकर देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो लॉकडाउन्स लगाए गए हैं दुनिया भर में, उसकी वजह से डिमांड नीचे आ गई। लोग सामान कम खरीद रहे हैं, लोग ट्रैवल पे कम जा रहे हैं, लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, तो लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, इसलिए ओवरऑल डिमांड कम हो गई है। और जो पहला रीजन मैंने आपको बताया था डिमांड पुल का, उसका बिल्कुल ऑपोजिट होने लग रहा है। डिमांड कम हो रही है तो इन्फ्लेशन भी नीचे जाने लग रही है। अब इसके रिस्पॉन्स में दोस्तों कुछ कंट्रीज ने फैसला लिया है कि वो लोगों को कैश ट्रांसफर्स करेंगे, फ्री में पैसे बांटेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं ये करने से इन्फ्लेशन ऊपर चली जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? यही लॉजिक मैंने इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाले वीडियो में भी बताया था, डिस्कस किया था कि एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो किया जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, फ्री में पैसे बांटने का, वो ये है कि इससे इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ने लग जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए अपनी एक्सप्लेनेशन, और मैं अपना जवाब इस क्वेश्चन को लेके आगे वीडियो में दूंगा। एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्या इन्फ्लेशन जरूरी है? क्या होगा दोस्तों अगर 0% इन्फ्लेशन होगी? तो आप ऊपर ऊपर से सोचेंगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ी अच्छी चीज होगी, चीजें महंगी नहीं हो रही हैं, तो हमारे लिए अच्छा है, हम सस्ते में अफोर्ड कर पाएंगे, ज्यादा पैसे सेव अप कर पाएंगे, और पैसे को अगर हम सेव अप करके रखेंगे तो ओवर टाइम पैसे की वैल्यू भी लूज नहीं होगी, तो ये भी अच्छी चीज होगी यहां पर। लेकिन अगर आप थोड़ा डीपली सोचेंगे दोस्तों, जो मैंने आपको रीजंस बताए थे कि इन्फ्लेशन क्यों होती है, तो आपको देखने में लगेगा कि 0% इन्फ्लेशन एक्चुअली में अच्छी चीज नहीं है। इसका मतलब यह है कि कंपनीज आपकी सैलरीज नहीं बढ़ाएंगी, आपकी सैलरी कांस्टेंट रहेगी, और क्योंकि सैलरीज कभी नीचे नहीं जा सकती, इसलिए इन जनरल इन्फ्लेशन हमेशा पॉजिटिव में रहती है। और तीसरा एक और भी रीजन है, अगर डिफ्लेशन हो रही होगी, चीजों के प्राइसेस साल भर साल कम होते जा रहे होंगे, तो लोग पैसे स्पेंड नहीं करना चाहेंगे। लोग सोचेंगे पैसे को बचाकर रखते हैं, हमारे पैसे यहां पर सेव्ड अप रखे हैं, पैसे की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है एक तो, और जो चीज हमें खरीदनी है आज से 5 साल बाद अगर डिफ्लेशन होती रही तो 5 साल बाद वो चीज हमें ज्यादा सस्ती मिलेगी, तो हम 5 साल बाद खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे। इससे ओवरऑल जनता की जो स्पेंडिंग होती है वो कम हो जाएगी। स्पेंडिंग कम होगी तो बिजनेसेस लॉस में जाने लगेंगे, बिजनेसेस लॉस में जाने लगेंगे तो लोगों की जॉब लूज होने लगेगी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगी। बड़ा ही लंबा कनेक्शन मैंने आपको यहां बताया। आप सोचेंगे कि ऐसा एक्चुअली में होगा क्या? ऐसा होता है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है। इस ग्राफ को यहां कहते हैं फिलिप्स कर्व। यह दिखाता है हमें कि कैसे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में एक इनवर्स रिलेशन है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और यह इंटरेस्टिंग रिलेशन है दोस्तों, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ऐसा होता है, लेकिन होता है ऐसा रियलिटी में। लेकिन ऑब्वियसली इस ग्राफ की कुछ एक्सट्रीम लिमिट्स हैं जहां पर ये ग्राफ वैलिड नहीं है, जैसे कि हाइपर इन्फ्लेशन के केस में ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला में आज के दिन 100% एम्प्लॉयमेंट हो और 0% अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो वहां पर कुछ और फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी है। लेकिन इन जनरल ये ग्राफ वैलिड रहता है। तो अब सवाल यहां पर ये उठता है कि ज्यादा इन्फ्लेशन बुरी चीज है क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, और यहां पर कम इन्फ्लेशन भी बुरी चीज है क्योंकि उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो एक ऑप्टिमम लेवल क्या है इन्फ्लेशन का जो एक देश को रखना चाहिए? क्या हो सकता है? डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है ये दोस्तों 2%, जो डेवलप्ड कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स और सरकारों ने डिसाइड किया है कि हमें 2% के अराउंड इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करना होता है, और अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो हम उसे कम करने की कोशिश करेंगे, कम हो जाता है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इंडिया के लिए रेट है दोस्तों 4%, ±2% का मार्जिन है। तो 2 से 6% के बीच में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट रहे तो वो एक अच्छा इन्फ्लेशन रेट होता है। उससे जो प्राइजेस हैं वो स्टेबल रहते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल्स भी कम से कम रहते हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो अब अगर एक सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है? इसे कई तरीके हो सकते हैं दोस्तों। वैसे तो एक कंट्री का सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, और नॉर्मली जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया के केस में आरबीआई है, वो इस इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा के या कम करके। अगर अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा आरबीआई, जिसे रेपो रेट कहते हैं, जो कि बाकी बैंक्स को लोन दिए जा रहे हैं, तो कम बैंक्स लोन लेना चाहेंगे, और वो जो बाकी बैंक्स हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, जिससे कि कम लोग लोन लेना चाहेंगे, जिससे कि कम पैसा सर्कुलेशन में आएगा इकोनॉमी में, और ऐसा होगा तो इन्फ्लेशन नीचे जाएगी। और अगर आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा तो ज्यादा लोग लोन लेना चाहेंगे इनडायरेक्टली थ्रू अदर बैंक्स, और उससे इन्फ्लेशन
ऊपर जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे करके इन्फ्लेशन मेनली कंट्रोल करी जा सकती है। लेकिन और भी कुछ तरीके हैं, ज्यादा नोट्स प्रिंट कर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करी जा सकती है। ज्यादा नोट्स प्रिंट होंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी ऑब्वियसली। और सरकार की तरफ से इन्फ्लेशन कंट्रोल करी जा सकती है ज्यादा टैक्सेस लगाकर, जैसा मैंने शुरू के रीजंस में बताया था, या फिर सरकार ज्यादा स्पेंडिंग करके या कम स्पेंडिंग करके भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो अभी तक जितना भी आपने वीडियो में देखा दोस्तों, आपको देखकर लग रहा होगा कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी देश की तो इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगी, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, एक रिसेशन होगा देश में, तो इन्फ्लेशन भी नीचे जाएगी। अब ये चीज आमतौर पर होती है, सही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जाने लग रही है, कंट्री रिसेशन में जाने लग रही है, लेकिन इन्फ्लेशन ऊपर जाने लग रही है। इस केस को कहते हैं दोस्तों स्टैगफ्लेशन, और ये एक बहुत ही बेकार चीज होती है। और क्यों होता है ये, इसके पीछे रीजन है दोस्तों कि आप एज्यूम कर लो, फॉर एग्जांपल कंट्री के अंदर खुद रिसेशन आ रखा है, लेकिन जो कॉस्ट पुश फैक्टर्स हैं, जो सेकंड रीजन मैंने शुरू में बताया था इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे कि ऑयल का प्राइस बढ़ने लग रहा है दुनिया भर में, तो आप जो ऑयल इंपोर्ट करते हो उससे ऑयल का प्राइस बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश फैक्टर्स की वजह से ऊपर जा रही है, लेकिन कंट्री के खुद के अंदर रिसेशन आ रखा है। एक दूसरी साइड से भी एक्सेप्शन मौजूद है कि एक देश में डिफ्लेशन हो रही हो और उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो साथ साथ। ऐसा हुआ था दोस्तों यूएसए में 1870 से लेके 1890 के बीच में। इस पीरियड को कहा जाता है द ग्रेट डिफ्लेशन। अराउंड 2% से हर साल चीजों के दाम कम हो जा रहे थे, डिफ्लेशन हो रही थी, लेकिन इकोनॉमिक बूम हो रही थी। लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आ रहे थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, बिजनेसेस के पास ज्यादा पैसे आ रहे थे। और इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। वो ऐसा टाइम था जब टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इतनी तेजी से हो रहा था कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी कि उसने कॉम्पनसेट कर दिया इस डिफ्लेशन होने को। अब अपने ओरिजिनल सवाल पर वापस आते हैं कि आज के दिन अगर लोगों को पैसे दिए जाएंगे फ्री में इस रिसेशन के दौरान, तो क्या इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा? मेरी राय में दोस्तों इसका आंसर है नहीं। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो पैसे दिए जा रहे हैं लोगों को, उससे ऐसा नहीं होगा कि एकदम से लोगों के पास इतने सारे पैसे आ गए कि वो ऐसी चीजें खरीद पाए जिनकी सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उससे थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी, और इतनी डिमांड नीचे गिर चुकी है कि इतने से पैसे दिए जाने से कोई ज्यादा डिमांड में चेंज नहीं आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी इन्फ्लेशन ट्रिगर होगा जो फ्री में पैसे बांटे जा रहे हैं। चाहे इन्फ्लेशन कितना भी जरूरी हो पूरी इकोनॉमी के लिए, लेकिन अगर पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस पर आए कि आपको पर्सनली क्या इससे फर्क पड़ेगा, तो इसका एक नेगेटिव ही असर कह सकते हो आप, कि हम जो पैसा सेव अप करते हैं वो ओवर टाइम वैल्यू लूज करते रहेगा, चीजों का प्राइस बढ़ते रहेंगे, महंगाई होती रहेगी। यही रीजन है दोस्तों कि लोग अपने पैसे को कैश में बेड के नीचे रखने की जगह अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड खरीदते हैं उससे, क्योंकि ओवर टाइम जो गोल्ड का प्राइस है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि पैसा जो कैश है उसकी वैल्यू कम होती रहती है इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन गोल्ड की बढ़ती रहती है। सिमिलरली कुछ लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, यही करने के लिए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए। अगर वीडियो आपको एजुकेशन लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट्स में लिखकर आप बता सकते हैं कैसे और कौन से फाइनेंशियल एजुकेशन के टॉपिक्स पे आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।